लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर हैं। आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने नया सेशन लेके हाजिर हूं। आशा करता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम आपको कंटिन्यू सेशन उपलब्ध कराते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में ये विषय होता है। तो 2022 में इस विषय का जो प्रश्न पत्र आया था, आज हम उस पूरे प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। अगर आपको आगामी सत्र में डीएलएड का पेपर देना है, बीएड का पेपर देना है, टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम में आपको प्रतिभाग करना है तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार जब भी चैनल पर वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर होता है 2 घंटे का होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। पहले 15 प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिन्हें 30 शब्दों में लिखना होता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिन्हें 50 शब्दों में लिखना होता है। याद रखिएगा, दो ही पेपर ऐसे होते हैं, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो 2 घंटे के होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का बहुविकल्पीय प्रश्न पहला आपके स्क्रीन के सामने है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। आपके ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो देखिए, ब्लूम के अनुसार जो है शिक्षण के उद्देश्य हैं ये सभी हैं, उपयुक्त सभी जो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य सभी को शिक्षण का उद्देश्य बताया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, शाविद्या या विमुक्तय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो देखिए, शाविद्या या विमुक्तय जो शिक्षा का उद्देश्य है, इसका ऑप्शन है आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी। तो शाविद्या या विमुक्तय जो विचारधारा है ये आदर्शवादी विचारधारा है। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है शाविद्या या विमुक्तय। अगला प्रश्न है आपके सामने, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो शिक्षण सूत्र दिया था ये है, आपके ऑप्शन है सूक्ष्म से शिथिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो तीसरा ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ये आपका सही ऑप्शन है, पूर्ण से अंश की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा है आपके स्क्रीन के सामने, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यानी ट्राइपोलर प्रोसेस है शिक्षण, ये किसका कथन है। तो अगर हम बात करें शिक्षण जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो आपके ऑप्शन है जॉन डीवी, एडम्स, रेमंड या एंडरसन। तो ट्राइपोलर प्रोसेस है शिक्षण, ये कथन है जॉन डीवी का। याद रखिएगा आप लोग, पहला ऑप्शन जो है जॉन डीवी, यही इसका सही जवाब है। जॉन डीवी ने कहा था शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अब अगले प्रश्न की अगर बात करें तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो याद रखिएगा आप लोग, जो है संप्रेषण जो है अंग्रेजी भाषा का जो कम्युनिकेशन होता है उसी का हिंदी रूपांतरण है, और ये जो है लैटिन भाषा के कम्युन्यूस शब्द जो होता है, ये पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं कम्युन्यूस, यही जो है लैटिन भाषा के कम्युन्यूस शब्द का रूपांतरण है, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है संप्रेषण शब्द की, लैटिन भाषा के कम्युन्यूस शब्द से, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न है आपके सामने, संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें संप्रेषण के प्रकार, तो आपके ऑप्शन है 4, 2, 1 या 3। तो जो संप्रेषण के प्रकार होते हैं 4 प्रकार का संप्रेषण होता है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है। प्रोजेक्ट जो पद्धति होती है इसके जन्मदाता का नाम बताना हमें। तो जो प्रोजेक्ट पद्धति है इसके जन्मदाता हैं, आपके ऑप्शन है फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या पेस्टोलॉजी। तो फ्रोवेल जो है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है फ्रोवेल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन इसमें ऑप्शन से ही आप लोग पता लगा सकते हैं शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत नहीं है हमें ये बताना है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत होता है वो क्रियाशीलता होता है, उसमें बच्चे क्रियाशील रहते हैं, रुचि रहती है, बच्चों की रुचि के हिसाब से शिक्षण दिया जाता है। नियोजन का सिद्धांत एक प्रॉपर वे में योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण कराया जाता है। परिमाण का सिद्धांत जो चौथा है, इसमें हमें आंसर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि उसका परिणाम क्या निकलेगा, बाकी सब चीज़ों पे। तो जो परिमाण का सिद्धांत है ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, यानी चौथा वाला आपका ऑप्शन यही रहेगा, ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। बढ़िया प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो
कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास होता है बच्चों में, ये किस प्रविधि के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल प्रविधि या कहानी प्रविधि। तो ये सब प्रविधियां हैं, याद रखिएगा, विधि नहीं है, शिक्षण की प्रविधियां हैं। तो कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास होता है ये कहानी प्रविधि से होता है, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास कहानी प्रविधि से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपका शुक्राती प्रविधि। शुक्रात जो है एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, इनकी प्रविधि है। इसे किस शुक्राती प्रविधि को, ऐसी कौन सी प्रविधि है जिसे शुक्राती प्रविधि भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है कहानी प्रविधि, प्रयोग प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि या विश्लेषण प्रविधि। तो देखिए, जो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है इसे शुक्राती प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे अच्छी प्रविधि मानी जाती है क्योंकि इससे बच्चे के अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है और बच्चा जो भी विषय वस्तु रहता है उसको बहुत ही ध्यान से समझता है, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाने का डर रहता है, इसलिए वो पूरे विषय वस्तु को बहुत ध्यान से समझता है और उसके बाद में उसका उत्तर देने का प्रयास करता है। तो जो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है उसे शुक्राती प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो यानी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर प्रश्न को, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का उद्देश्य। तो देखिए, जो केंद्रित रहेगा वही उसका केंद्र बिंदु रहेगा। तो इसमें ऑप्शन है शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य या पाठ्यक्रम। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में जो है शिक्षक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। अगर विद्यार्थी या छात्र केंद्रित शिक्षा होगी तो उसमें छात्र केंद्र बिंदु होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है, यानी माइक्रो टीचिंग, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं, इनका नाम है, क्या ऑप्शन है DLN, स्किनर, बी के पासी या रायबर्न। तो जो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग पद्धति के जन्मदाता हैं ये थे DLN, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है DLN, यही वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग पद्धति के जन्मदाता। अब अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, यानी जो पाठ प्रस्तावना कौशल होता है इसका आधार बिंदु हमें बताना है। तो आपके ऑप्शन है पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ। तो जो पूर्व ज्ञान होता है यही पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु होता है। अगर आप कोई भी पाठ की प्रस्तावना की समझा रहे हैं छात्रों को तो आपको उस विषय में पूर्व ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में अच्छा वर्णन या चर्चा कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय वस्तु पर। इसलिए पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है पाठ प्रस्तावना कौशल में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। जो व्याख्यान विधि होता है या वर्णन विधि कहते हैं आप लोग, जो भी होती है ये विधि, इसमें जो है छात्र क्या बने रहते हैं? आपके ऑप्शन है मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग व्याख्यान विधि में देखें तो इसमें केवल टीचर बोलता रहता है, वही एक पैराग्राफ पढ़ेगा और फिर उसका व्याख्यान करेगा, तो उसमें जो छात्र एक प्रकार से निष्क्रिय रहते हैं। तो इसका आंसर भी यही होगा कि जो है छात्र जो है निष्क्रिय बने रहते हैं व्याख्यान विधि में, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम का क्या अर्थ? अधिगम का क्या अर्थ होता है? देखिए नाम से स्पष्ट है अधिगम। अब इसका ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपरोक्त सभी। तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, ग्रहण करना। अधिगम मतलब सीखना, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब अगले उत्तरी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की अपनी अपनी परिभाषा है। आप लोग संप्रेषण की परिभाषा कोई भी याद कर लीजिए, सभी वहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी परिभाषा। तो संप्रेषण शब्द जो है ये अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो कम्युनिकेशन शब्द होता है COMMUNICATION, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अंग्रेजी का जो संप्रेषण, अंग्रेजी का जो शब्द है कम्युनिकेशन, इसका हिंदी रूपांतरण ही संप्रेषण है। इस शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के कम्युन्यूस, ये अभी आपने ऑब्जेक्टिव में देखा था, इसी शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति संप्रेषण की, जिसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। तो अगर हम संप्रेषण की बात करें तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति परस्पर समान अवरोध के माध्यम से सूचनाओं का, मनोविचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में विचारों, तथ्यों, भावनाओं या कोई भी आंकड़े, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और प्रभावी ढंग से करते हैं, जिससे कि सभी लोगों को समझ में आए कि उन्होंने क्या सूचनाएं या क्या संदेश आपस में आदान प्रदान किया है, वही जो है संप्रेषण कहलाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार से विनिमय या आदान प्रदान करते हैं कि सभी लोगों को संदेश समझ में आ जाए, वही होता है संप्रेषण। अब जैसे इसमें
मान लीजिए ये प्रेषक है, कोई सूचना भेज रहे हैं, ठीक है, इधर संदेश होगा और ग्राही है, 3 मुख्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये विनिमय करें, यानी ट्रांसफ़र करें डाटा, कि सबको आपस में समझ में आ जाए, एक मीनिंगफुल प्रोसेस हो, वही संप्रेषण कहलाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, यानी हमें इसके जो है प्रमुख घटक बताने हैं संप्रेषण के। तो अगर हम संप्रेषण के प्रमुख घटक की बात करें तो देखिए, प्रमुख घटक होता है छात्र, सबसे पहले स्टूडेंट होगा, कई घटक होते हैं। उसके बाद होता है शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी व्यवहार जो है, शिक्षक कोई भी शिक्षक है। छात्र सबसे पहले मुख्य रूप से होता है कि आजकल की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो रही है, तो जिसमें छात्र प्रमुख होता है, उसकी आयु, आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर किस प्रकार से है, ये सब शिक्षण के, ये सब जो है संप्रेषण के मुख्य रूप से घटक होते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी शिक्षक जो है छात्र के प्रति कैसा व्यवहार करता है, उसे किसी भी पर्टिकुलर विषय वस्तु में अच्छी जानकारी है कि नहीं, विषय पर निष्पक्ष स्वामित्व है, पकड़ है, उसकी निष्पक्षता है, उसकी योग्यता क्या है, ये सब जो है संप्रेषण का घटक होता है। अगला है शिक्षण के उद्देश्य की जानकारी, यानी जो शिक्षण दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, ये भी हमारा क्लियर होना चाहिए। तभी अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य अगर स्पष्ट है तो वो कार्य बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो है, जो संप्रेषण हो रहा है, अगर उसमें जो है विषय वस्तु कोई भी है मान लीजिए, तो उसका चयन जो है बहुत मायने रखता है। तो ये भी एक प्रमुख घटक होता है, विषय वस्तु का चयन संप्रेषण का मुख्य घटक है। अब अगले घटक की बात करते हैं, ये 4 हो गए आपके। अगले घटक हैं, 10 घटक होते हैं कुल मिला के। अगला है पाठ्य योजना का निर्माण, यानी जो कोई भी पाठ्य अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो उससे पहले एक पाठ्य योजना बनाता है कि हमें क्या पढ़ाना है। तो वही जो है संप्रेषण का एक ये भी प्रमुख घटक होता है, पाठ्य योजना का निर्माण। अगला होता है उचित शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, यानी जो TLM होता है आपकी, वो कोई भी मान लीजिए टीचर है, उसे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे उसे जो है संप्रेषण करना है बच्चों के साथ, तो कोई भी विषय पढ़ाने से पहले जो शिक्षक जो होता है एक योजना बनाता है कि हमें इस पाठ को किस प्रकार से पढ़ाना है। तो ये जो पाठ्य योजना का निर्माण होता है, ये भी संप्रेषण का प्रमुख घटक होता है। और अगला बात करते हैं व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना है, यानी मान लीजिए आप कोई भी विषय को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप छात्राध्यापक हैं, तो देखिए विभिन्न छात्रों की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सबका IQ लेवल एक नहीं होता है। तो इसको भी ध्यान रखा जाता है संप्रेषण के दौरान कि सभी बच्चे एक जैसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं, सबका IQ लेवल अलग अलग होता है। और संप्रेषण का अगला घटक जो होता है कक्षा का वातावरण, ये बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। कक्षा का वातावरण किस प्रकार से, शांत वातावरण रहेगा तो संप्रेषण में आसानी होगी, नहीं तो संप्रेषण आपका सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। और अब अगला बात करते हैं, तो बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ होना, यानी अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं तो उसमें जो छात्र उपस्थित है वो मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, तभी उसके समझ में कुछ आएगा कि आप क्लास में क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना भी संप्रेषण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटक होता है। और लास्ट है जो आपका, वो सिखाने हेतु अभिप्रेरणा या रुचि। अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें, जिससे जो रुचि होती है, अगर आपको किसी काम में अभिप्रेरणा अंदर से आ रही है, रुचि आ रही है, तो आप उसका 50% अपने आप सीख जाएंगे। तो ये सभी 10 शिक्षण संप्रेषण के जो है प्रमुख घटक होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का अभिप्राय क्या है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अगर हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करें शिक्षण में, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत वही होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अभी जिस प्रकार से उस प्रश्न में हमने बात किया था, तो आपके अंदर एक रुचि होती है किसी काम के लिए, यानी शिक्षण, मान लीजिए शिक्षक कोई पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा है, तो उस विषय में उसकी अभिप्रेरणा क्या है, रुचि क्या है, और बच्चे उस विषय को कितनी अभिप्रेरणा के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो अगर किसी भी विषय वस्तु में अभिप्रेरणा या रुचि रहेगी तो आपको उसे समझने में अपने आप आसानी होगी। तो ये जो रुचि के सिद्धांत होते हैं, यही अभिप्रेरणा के सिद्धांत बोले जाते हैं। अब शिक्षण, किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का नाम लिखना है हमें। तो देखिए शिक्षण सूत्र बहुत होते हैं, ठीक है, हमें केवल 2 ही लिखना है। तो अगर हम 2 शिक्षण सूत्रों के नाम लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं सरल से कठिन की ओर, और हम लिख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये सब शिक्षण सूत्र हैं। 2 ही लिखना था तो हम 2 ही लिख सकते हैं, यानी सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर,
विशिष्ट से सामान्य की ओर और जो है अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कई शिक्षण के सूत्र होते हैं, लगभग 10 शिक्षण सूत्र होते हैं। तो आप लोग को 2 लिखना है तो आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से अगर आपको तैयार है। अब बात करते हैं प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जो प्रशिक्षण होता है वो एक प्रकार से शिक्षण का ही पार्ट होता है। इसमें जो है हम क्रियात्मक रूप से सक्रिय रहते हैं, और जो शिक्षण होता है उसमें हम भावनात्मक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है ये शिक्षण का ही एक प्रकार से पार्ट होता है, जिसमें हमें क्रियात्मक पक्ष यानी कि जो है करके सिखाया जाता है, तो वही प्रशिक्षण होता है। और जब क्रियात्मक शिक्षण होता है, अगर आप लोगों को क्रियात्मक प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा हो तो जो फ्रोबेल के अनुसार करके सीखना ही सबसे अच्छी विधि मानी जाती है कुछ भी सीखने की, और उसका ज्ञान जो है अस्थायी रूप से हो जाता है। तो प्रशिक्षण भी क्रियात्मक पक्ष होता है, इसमें हमें कोई भी चीज़ों को करके सिखाया जाता है। और ये केवल इससे जो है आपको किसी भी काम में दक्षता मिल जाती है प्रशिक्षण से, तो यही प्रशिक्षण से अभिप्राय होता है। अब बात करते हैं पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो अगर पुनर्बलन की बात करें तो पुनर्बलन जो है 21वां प्रश्न 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक जो है धनात्मक पुनर्बलन होता है, एक ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। यही याद रखिएगा आप लोग, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन, यानी पॉजिटिव पुनर्बलन और निगेटिव पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं का आपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें बताना है। देखिए, आपेक्षित अधिगम शब्द, तो आपेक्षित मतलब होता है कि कोई, अपेक्षित का मतलब होता है किसी से कोई उम्मीद करना, यानी कोई एक मानक निर्धारित किया जाता है, उस पर खरा उतरना ही अपेक्षित कहलाता है। और अधिगम यानी कोई एक, जैसे अभी आप लोगों ने निपुण का सर्वे किया है तो अलग अलग क्लास में जैसे कक्षा 1, 2, 3 सबका एक मानक दिया रहता था। ठीक है, उसके हिसाब से अगर वो बच्चा खरा उतर रहा है तो निपुण है, नहीं तो नहीं निपुण है। तो उसी हिसाब से हम समझते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर, यानी कोई भी एक मानक दिया रहता है, एक निश्चित समय अवधि में उस विषय वस्तु की उतनी जानकारी होना ही अपेक्षित अधिगम कहलाता है। तो यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी विषय वस्तु का एक निश्चित पाठ की जानकारी होना अपेक्षित अधिगम कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं हमें बतानी है। तो केवल 2 विशेषताएं बतानी है हमें, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण में पहली विशेषता तो यह है कि इसका जो है मुख्य बिंदु बालक होता है, छात्र अध्यापक होता है, माफ कीजिएगा छात्र होता है। छात्र को केंद्र बिंदु मानकर इसमें पढ़ाई की जाती है। और इसका जो अगला होता है कि सभी छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाई की जाती है। छात्रों की भिन्नताओं के आधार पर कक्षा का संचालन होता है। और अगला आपका जो विशेषता है, इसमें आप कह सकते हैं कि कक्षा में बच्चों की रुचि बनी रहती है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से क्लास चल रही है। और जो है शिक्षण का उद्देश्य आसानी से प्राप्त होता है। तो ये सब बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त होता है। तो ये सब बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखनी थी, आप लोगों ने इतना जाना। अब 2 शिक्षण विधियों के नाम। तो देखिए, खेल पर आधारित जो शिक्षण विधियां हैं, ये आपकी खेल प्रविधि जो होती है, पहले नाम खेल विधि आप लिख सकते हैं। किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये सब जो है खेल विधियां ही हैं। तो खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियां यानी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और खेल विधि, ये सब जो आपकी ये खेल पर आधारित शिक्षण विधियां हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर हम पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद होता है। तो अगर हम पर्यटन विधि की बात करें तो अगर आपको याद हो, इतिहास और भूगोल यानी जो सामाजिक विषय होता है, इतिहास भूगोल, इसका जो पर्यटन विधि होती है इसी विषय के शिक्षण हेतु लाभप्रद होती है। यानी इतिहास और भूगोल विषय का हम अगर अध्ययन कर रहे हैं तो पर्यटन विधि के हिसाब से करेंगे। यानी अगर किसी स्थान की बात की जा रही है, भूगोल में बताया जा रहा है, तो अगर हम उस स्थान पर पहुंच के देखेंगे वहाँ के मौसम वायुमंडल क्या है, यानी और अगर इतिहास विषय की बात कर लेते हैं हम, तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पे ये प्राप्त हुआ, उसका जो स्वरूप का वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ की जलवायु है, ढांचा क्या है। तो अगर हम पर्यटन यानी उस स्थान पर पहुँचेंगे, उस स्थान का अवलोकन करेंगे,
तो हमें वो अस्थायी रूप से उस विषय के बारे में जानकारी होगी। तो यानी पर्यटन विधि का प्रयोग इतिहास और भूगोल के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है? तो अगर आप लोगों ने विज्ञान विषय पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल उसी में करा जाता है, यानी प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान विषय के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी माइक्रो टीचिंग का हमें एक परिभाषा देनी है कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, यानी सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। तो अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण का वह लघु रूप होता है जिसमें छोटी कक्षा को थोड़े समय में पढ़ाना होता है, अर्थात शिक्षण का लघु रूप जो है सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यानी हम आपको इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण वह प्रोसेस है, यानी वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कक्षा को बहुत थोड़े समय के लिए पढ़ाना होता है, और सूक्ष्म शिक्षण से हमें जो है एक प्रकार से जो फीडबैक होता है उसके लिए बहुत उपयोगी होता है सूक्ष्म शिक्षण। मान लीजिए आप किसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें छात्रों की संख्या भी कम रहती है। सूक्ष्म शिक्षण में 4-5 छात्रों को आप किसी विषय वस्तु पर पढ़ा रहे हैं, तो जब समय अवधि खत्म हो जाएगी पढ़ाने की, उसके बाद में वो बच्चे आपको फीडबैक देंगे, रिमार्क करेंगे कि आपकी कमी कहाँ रही है। तो फिर आपको उस कमियों को सुधार करते हुए पुनः उसी विषय वस्तु को पढ़ाना है। तो और उसके बाद फिर बच्चे जो रहेंगे 4-5 वो हट जाएंगे, दूसरे बच्चे आएंगे, नए 4-5 बच्चे, तो फिर वो आपकी कमियों को बताएंगे। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो आप ये प्रक्रिया तब तक दोहरा सकते हैं जब तक कि आपको, यानी जो छात्राध्यापक होता है उसको विश्वास न हो जाए कि वो आप इस विषय में निपुण हो चुका है, अच्छे से पढ़ा सकता है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है एक प्रकार से दक्षता लाने में किसी विषय वस्तु पर बहुत उपयोगी है। तो यही सूक्ष्म शिक्षण होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए, श्यामपट्ट जो कौशल होता है इसके 2 घटक होते हैं। एक तो सबसे पहले लिखने की स्पष्टता होनी चाहिए, यानी हम इस प्रकार से लिखें आप कि बच्चे उसे समझ पाएँ कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है अक्षरों की सुडौलता। अक्षरों की बनावट बहुत मायने रखती है। अगर आप बोर्ड पर लिख रहे हैं श्यामपट्ट पर और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो आपका पढ़ाना बेकार हो गया, आपका जो है आपके अंदर श्यामपट्ट कौशल नहीं है। और दूसरा होता है कि श्यामपट्ट कार्य का आपके अंदर एक प्रकार से होना चाहिए जज्बा। श्यामपट्ट कार्य का उत्साह होना चाहिए कि आप, जैसे कुछ टीचर होते हैं आलसी होते हैं, वो कॉपी में ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप श्यामपट्ट पर जाके बार बार लिख रहे हैं तो सभी बच्चों को समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई और पूछ ले तो वही हम भी जाना चाहते हैं। तो अगर आप बोर्ड पे जाके पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो भी जान जाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम स्पष्टीकरण युक्ति की बात करें तो जिस प्रकार से व्याख्यान विधि या वर्णन विधि होती है उसी प्रकार से स्पष्टीकरण विधि भी होती है। इसमें किसी भी पैराग्राफ या विषय वस्तु का एक प्रकार से व्याख्यान या वर्णन किया जाता है, और इसमें जो है छात्राध्यापक और छात्र के बीच में एक सामंजस्य बना रहता है। कोई भी डाउट नहीं रहता है। बच्चा अपने टीचर से अगर कोई जगह पे नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पूछ सकता है, स्पष्ट कर सकता है। उसका कोई दिमाग में अगर कोई डाउट है तो उसको अपनी जो है सभी डाउट को क्लियर कर सकता है। इस प्रकार से इस विधि को स्पष्टीकरण विधि कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।